हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चैप्टर सॉलिड स्टेट। और इस चैप्टर में अपन जो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड आपने 11th क्लास में प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस और प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड के बारे में पढ़ा ही होगा, बट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपके सिलेबस में है, इसलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। यहाँ पे देखें अब आपकी जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड की जो पहली प्रॉपर्टी ये है, जो सॉलिड होते हैं उनका जो मास होता है और जो वॉल्यूम होता है और जो शेप होती है, मास वॉल्यूम एंड जो शेप होती है ये क्या होती है, डेफिनेट होती है। मतलब इनके मास वॉल्यूम और शेप में आप क्या नहीं कर सकते हैं, चेंजेस नहीं कर सकते हैं, इजीली चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ये फिक्स होती हैं। नेक्स्ट, इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। जो सॉलिड होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। लेटेस्ट जो मेरे हाथ में ये मार्कर है ये भी एक तरह से सॉलिड स्टेट में ही है, अगर मैं इसे कंप्रेस करने की कोशिश करूंगा तो ये इजीली कंप्रेस नहीं होगा। नेक्स्ट है डेंसिटी इज हायर देन द गैसेस इन लिक्विड। ये तो आपको पता ही होगा कि जो डेंसिटी होती है सॉलिड की वो गैस और लिक्विड से ज़्यादा होती है, क्योंकि पार्टिकल जितने ज़्यादा पास पास होंगे उस मैटर की जो डेंसिटी होगी वो इतनी ही ज़्यादा होगी। तो गैस में पार्टिकल दूर दूर होते हैं, लिक्विड में थोड़े पास पास होते हैं और सॉलिड में बहुत ही ज़्यादा पास पास होते हैं, इसलिए जो डेंसिटी होती है बहुत ही ज़्यादा होती है सॉलिड स्टेट में सॉलिड्स की। और इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्ग। एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एक मॉलिक्यूल और दोनों मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेज होते हैं, अट्रैक्शन फोर्सेज होते हैं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट है, इसका अगर समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि आप आइस की बात करें तो आइस में H2O और H2O की अगर अपन बात करें तो H2O और H2O के बीच में आइस बहुत हार्ड होती है, आपने देखा भी होगा। आइस में जो एक H2O का मॉलिक्यूल है और दूसरा H2O का मॉलिक्यूल है, इन दोनों H2O के मॉलिक्यूल में बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। अगर सॉलिड का क्लासिफिकेशन करें तो सॉलिड भी अपने आप में 2 टाइप्स के होते हैं। सॉलिड भी अपने आप में कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है एमरफस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमरफस सॉलिड। क्रिस्टलाइन नाम से पता लग रहा है आपको, क्रिस्टल्स की फॉर्म में जो सॉलिड पाए जाते हैं। किस फॉर्म में जो पाए जाते हैं सॉलिड, क्रिस्टल्स की फॉर्म में। शुगर के क्रिस्टल बोल दो आप या NaCl के क्रिस्टल्स बोल दो। जनरली ऐसे सॉलिड जो क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं उन्हें क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं, एंड अदर वन इज एमरफस सॉलिड। सबसे पहला जो इन दोनों को समझने का तरीका है वो ये है कि इन दोनों के बीच में क्यों ना अपन डिफरेंस पढ़ें। क्वेश्चन भी पूछा जाता है एक्चुअली आपके एग्जाम्स में, बोर्ड लेवल में इस तरह का कुछ क्वेश्चंस पूछा जाता है। वो क्वेश्चन होता है राइट द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमरफस सॉलिड। तो इनके बीच में डिफरेंस से स्टार्ट करते हैं तो आपको समझ में भी आएगा एक्चुअली ये दोनों सॉलिड होते क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब एटम बोल दो, मॉलिक्यूल बोल दो, चाहे आयंस बोल दो, उनका जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर होता है, और यहाँ पे जो पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो इरेगुलर होता है। अब यहाँ पे रेगुलर से क्या मतलब है और यहाँ पे इरेगुलर अरेंजमेंट से क्या मतलब है। लेट अस अज्यूम एक सॉलिड की बात करें तो इस सॉलिड में लेट अस अज्यूम यहाँ पे कोई A है, इस तरह से कुछ पार्टिकल्स अरेंज हैं, यहां भी कुछ इस तरह से पार्टिकल्स अरेंज हैं। लेट अस अज्यूम ये A है तो ये B है, ये A है देन ये B है, ये A है देन ये B है, वापिस ये A B देन अगेन अपन देखें यहाँ पे तो ये जो पार्टिकल्स है वापस इसी फॉर्म में यहाँ पे अरेंज हो रहे होंगे, A B। मतलब पार्टिकल्स का अरेंजमेंट आप ध्यान से देखें तो एक रेगुलर अरेंजमेंट है। A के बाद अगर कोई B पार्टिकल आ रहा है तो उसके बाद फिर से A आ रहा है, फिर उसके बाद फिर B आ रहा है, फिर उसके बाद फिर A आ रहा है, फिर B आ रहा है। इस तरह से ही A B, मतलब जो पार्टिकल्स हैं अपने आप को A B अरेंज्ड मैनर में यहाँ पे रेगुलर अरेंजमेंट यहाँ पे अरेंज हो रखे हैं। इरेगुलर अरेंजमेंट में अगर यहाँ पे अपन इसी तरह से A B पार्टिकल्स की बात करें तो A B पार्टिकल्स कुछ इस तरह से होंगे कि यहाँ पे ये A है, ये B है, ये C, ये वापस A है, लेट अस अज्यूम वापस A आ गया, वापस A आ गया, देन B आ गया, फिर ये B है, फिर ये B है,
फिर ये बी है, मतलब कुछ भी कैसा भी अरेंजमेंट, ए के बाद चाहे 3 बार बी आ जाए, चाहे 2 बार बी आ जाए, चाहे 5 बार बी आ जाए, 4 बार ए आ रहा है तो 1 बार बी आ रहा होगा, इस तरह से कुछ भी अरेंजमेंट अगर यहाँ पे हो रहा है तो उसे इरेगुलर अरेंजमेंट बोलेंगे। कैसा अरेंजमेंट बोलेंगे? इरेगुलर। तो आपको शायद इससे समझ में आया होगा कि रेगुलर अरेंजमेंट क्या होता है और रेगुलर अरेंजमेंट क्या होता है। एक बार और मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको पूरा बना देता हूँ। बी बी ए देन बी, कुछ इस तरह से अरेंजमेंट, इरेगुलर अरेंजमेंट की यहाँ पे बात की अपन ने। नेक्स्ट जो डिफरेंस है अमरफस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच में, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये शार्प होता है। मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है इनका? शार्प होता है। मीन्स टू से अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को मेल्ट करेंगे तो ये ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होंगे, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके किस तरह से मेल्ट होंगे वो समझ रहे हैं। लेट अस अज्यूम क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए अपन आयरन की बात करें तो आयरन 1320 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके ही मेल्ट होगा। देखो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। आयरन को जैसे जैसे आप हीट देना स्टार्ट करेंगे, जैसे जैसे आयरन हीट लेगा वो एब्जॉर्ब करता जाएगा हीट को एब्जॉर्ब करते 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 वो रेड होता जाएगा। आफ्टर अ सर्टेन टेम्परेचर इट विल स्टार्ट टू मेल्ट ऑटोमेटिकली। वो टेम्परेचर है आपका 1320 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर के बाद जैसे ही आपने थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करा 1 और 2 डिग्री, ऑटोमेटिकली आपका आयरन यहाँ पे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब इस टेम्परेचर के पहले भी वो हार्ड फॉर्म में ही रहेगा, कोई इंटरमीडिएट स्टेट नहीं आएगी, वो सॉलिड स्टेट में ही रहेगा। बट यहाँ पे अमरफस सॉलिड के केस में अगर आप बात करें तो ये एक रेंज होती है टेम्परेचर की, उस पे मेल्ट होते हैं। लेट अस अज्यूम आप रबर की बात करें तो रबर को आप जैसे मेल्टना स्टार्ट करेंगे तो 150 डिग्री सेंटीग्रेड से लेट अस अज्यूम वो मेल्टना स्टार्ट हुआ, देन उसके बाद 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाकर के फाइनली वो मेल्ट हो गया। फाइनल कंप्लीट जो लिक्विड स्टेट मिली है आपको वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिलेगी और 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होना स्टार्ट होगा। मतलब इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर के बीच में वो कंप्लीट मेल्ट हो रहा है। तो ये मेल्ट होते हैं ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर पे, नेक्स्ट है दीज आर ट्रू सॉलिड। ये जो सॉलिड होते हैं ये कैसे होते हैं? ट्रू होते हैं। और ये जो सॉलिड होते हैं ये कैसे होते हैं? स्यूडो सॉलिड्स होते हैं। स्यूडो इसलिए बोलते हैं इन्हें, एक्चुअली इन्हें अपन बनाते हैं जनरली, ये पाए नहीं जाते हैं। दूसरी चीज इन्हें सुपर कूल लिक्विड भी कहा जाता है। सुपर कूल लिक्विड क्या होता है? आप यहाँ एग्जांपल देख रहे होंगे, ग्लास किसका एग्जांपल है? अमरफस सॉलिड का एग्जांपल है। ग्लास किसका एग्जांपल है? अमरफस सॉलिड का। तो ग्लास के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है सुपर कूल लिक्विड से रिलेटेड। क्वेश्चन कुछ ये होता है कि glass is called super cooled liquid why? glass is called super cooled liquid why? इसका आंसर यहाँ पे अगर अपन देखें तो आंसर कुछ इस तरह से होगा। आपके जो घरों में विंडो लगी हुई है, इस विंडो में जो कांच होता है, जो ग्लास होता है, इस ग्लास की कुछ ना कुछ थिकनेस जरूर होगी। ये ग्लास की कुछ ना कुछ थिकनेस होगी। इस ग्लास की कुछ इस तरह से अगर अपन इसको ड्रॉ करें थोड़ा 3D में तो आप ध्यान देंगे, ये ग्लास है, इस ग्लास की यहाँ पे टॉप से कुछ थिकनेस होगी एंड बॉटम से कुछ थिकनेस होगी। मान लीजिए आप ग्लास की विंडो का जो ग्लास है अभी जस्ट लेके आए, आपने लगाया ही है, तो टॉप की थिकनेस और बॉटम की थिकनेस जो होगी वो इक्वल होगी। बट सर्टेन ईयर्स के बाद अगर आप यहाँ पे थिकनेस को मेजर करेंगे तो टॉप की थिकनेस तो थोड़ी कम हो जाएगी बट बॉटम की थिकनेस थोड़ी बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? टॉप की थिकनेस कम क्यों हुई, बॉटम की थिकनेस बढ़ क्यों गई? एक्चुअली ऐसा इसलिए हुआ है बिकॉज गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो टॉप के मॉलिक्यूल्स हैं ये मॉलिक्यूल्स नीचे फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं और ये मॉलिक्यूल जब टॉप से नीचे की तरफ फ्लो होंगे और कुछ सालों में गर्मी रिपीट होती रहती है और मॉलिक्यूल नीचे आना शुरू होते रहते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स नीचे फ्लो होना स्टार्ट होते हैं तो यहाँ आके जमा हो जाते हैं बॉटम पे। इस वजह से बॉटम की थिकनेस थोड़ी बढ़ जाती है और टॉप की थिकनेस थोड़ी कम हो जाती है। लास्ट डिफरेंस की अगर अपन बात करें तो ये एनाइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में। क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे होते हैं? एनाइसोट्रोपिक,
और जो एमरफस सॉलिड हैं ये कैसे होते हैं, आइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में। अब आपको समझ में आया ही नहीं होगा आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक। एक्चुअली आइसो आपने शब्द 11th क्लास में भी स्टडी किया, ये वर्ड से आप पहले से ही इसको जानते हैं। आइसो मतलब होता है सेम सेम, सेम सेम का मतलब होता है यहाँ पे जैसे आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप्स में आपने देखा होगा एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट उनका जो एटॉमिक मास होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो आइसो मतलब होता है सेम, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं एमरफस सॉलिड की जो सेम होंगी। प्रॉपर्टीज का मतलब मैं उन प्रॉपर्टीज को थोड़ा यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं। वो जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं एमरफस सॉलिड की वो सेम होती है। बट अगर अपन बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो एनाइसोट्रोपिक नेचर है, एनाइसोट्रोपिक का मतलब अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए तो वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। कैसे, यहीं पे इस एग्जांपल को समझते हैं। लेट अस अज्यूम में ग्लास है और ये यहाँ पे नॉर्मल कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड का कुछ पीस है यहाँ पे किसी चीज का। लेट अस अज्यूम अपन एमरफस सॉलिड के लिए बात करें, मैंने क्या किया, यहां से लाइट की रेस पास करी तो यहाँ पे लाइट की रेस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकालूंगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए बी मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग कुछ आएगा, इसको 1 मान लिया। लाइट की रेज अगर मैं इधर पास करूंगा तो ए के अकॉर्डिंग यहाँ आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि 2 होगा। और अगर मैं लाइट की रेज अगर यहाँ पास करूंगा तो यहाँ पे बी के अकॉर्डिंग कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा जिसकी वैल्यू यहाँ पे 3rd होगी। मतलब मैं अलग अलग डायरेक्शन से जब लाइट की रेज यहाँ पे पास कर रहा हूं तो उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो भी अलग अलग आ रहा है। बट यहाँ पे अगर अपन बात करें, यहाँ पे इरेगुलर अरेंजमेंट है तो इरेगुलर अरेंजमेंट होने की वजह से चाहे आप लाइट की रेज इधर से पास करें, चाहे आप लाइट की रेज इधर से पास करें, चाहे आप लाइट की रेज इधर से पास करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सेम ही मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे इरेगुलर अरेंजमेंट है तो इरेगुलर अरेंजमेंट होने की वजह से अपन यहाँ पे एवरेज इसको इक्वल मान के चलते हैं, एवरेज इक्वल मानेंगे, इसलिए यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम आएगा। ये है इसकी एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी और ये इसकी आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। फिर बता देते हैं, एमरफस सॉलिड यहाँ पे आइसोट्रोपिक होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड यहाँ पे एनाइसोट्रोपिक होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द आइसोट्रोपिक नेचर ऑफ एमरफस सॉलिड और एनाइसोट्रोपिक नेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, या व्हाट डू मीन बाय द एनाइसोट्रोपिक नेचर और आइसोट्रोपिक नेचर। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, NaCl बोल दीजिए आप, यहाँ पे मार्बल जो कि आप घरों में यूज में लेते हैं, CaCO3 इसका फॉर्मूला होता है, ग्लास, रबर, चौक जिसका फॉर्मूला भी CaCO3 है। ये यहाँ पे एग्जाम्पल है एमरफस सॉलिड के, और ये जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।